Good morning, students. Now the next topic is colloids. In the last video, we discussed the enzyme catalysis, their mechanism. Now there is a new topic that is about the colloids. So what are the colloids first? ये हम डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने नॉर्मली सॉल्यूशंस के बारे में सुना है कि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है, फिर हमारे पास सस्पेंशन होता है, देन हमारे पास होता है कोलाइड्स. अब ये 3 टर्म्स हैं हमारे पास. ये क्या हैं? जो कोलाइड्स हैं वो सोल्यूशन का ही पार्ट है हमारे पास. अब ट्रू सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो इन तीनों में डिफरेंशिएट जो है वो करती है. तो फर्स्टली अगर हम ट्रू सोल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सोल्यूशन में हमारे पास क्या है कि पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं. मीन्स कि वहाँ पे पार्टिकल्स के साइज को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लेमन जूस बनाते हो तो उसके अंदर आप शुगर और सॉल्ट को डिजोल्व करते हो तो आपको फिर शुगर वहाँ पे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर शुगर होता है. सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज अ ट्रू सोल्यूशन. देन अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो इन दोनों से ज़्यादा होता है. मीन्स कि अगर आप ये डायग्राम इसका ऐसे बना रहे हो तो अगर ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे. मीन्स वो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे. जैसे आप कोई लीव का स्मॉल जो है वो पीस वाटर में अगर आप डाल देते हो तो आपको वो सस्पेंशन फॉर्म में वहाँ पे दिखाई देता है. सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज द सस्पेंशन. अब बात हम करेंगे कोलाइड्स की. ये कोलाइड्स जो है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट है. मीन्स इनमें जो साइज है पार्टिकल्स का वो इन दोनों के बीच में होता है. ट्रू में पार्टिकल्स का साइज, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, सस्पेंशन में बड़ा होता है, और कोलाइड्स में इन दोनों की रेंज के बीच में होता है. सो वी स्टार्ट द नाउ कोलाइड्स. सो कोलाइड्स आर not a substance but a state of substance which depends upon the particle size that range between the 1 nanometer to 1000 nanometer. Means इसका जो साइज है वो कहाँ से 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है. सो इट इज अ हिट्रोजीनियस सोल्यूशन. अब हमने इसको हिट्रोजीनियस क्यों कहा? क्योंकि कोलाइड्स हमारे पास ना तो पूरी तरह से सस्पेंशन फॉर्म वाले हैं, ना ही पूरी तरह से हमारे पास ये ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं. मींस इसमें कुछ पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो सस्पेंडेड भी होते हैं और जो हमारे पास बिल्कुल से डिसॉल्व भी हुए होते हैं. तो दोनों की प्रॉपर्टीज को ये शो करता है. तो मींस ये कंप्लीटली होमोजीनियस नहीं हम इसको बोल सकते. इसलिए नॉर्मली क्या इसको हम लेंगे कि ये हिट्रोजीनियस है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टोमेटो केचप अगर हम लेते हैं तो टोमेटो केचप में हमारे पास काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन जब उसको हम खाते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो हमारी टंग वगैरह पे लगा रहता है. जैसे कि उसमें ब्लैक पेपर का पाउडर होता है या कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं. तो वो एक तरह से अगर हम कहें तो वो एक सस्पेंडेड फॉर्म में है उसमें. तो वो क्या है? फिर एक हिट्रोजीनियस सिस्टम है. क्लियर? सो इट इज अ हिट्रोजीनियस सोल्यूशन विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ द इंटरमीडिएट साइज. इसके अंदर पार्टिकल्स का साइज जो क्या है इंटरमीडिएट है. अब किसकी इंटरमीडिएट है? ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में. मीन्स ना ही बहुत ज्यादा छोटा है वो और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा है. द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशंस पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन. अगर हम बात करें तो ये कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो जो ऑर्डिनरी सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर से ये पास आउट कर जाते हैं. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कोलाइडल सोल्यूशंस. तो इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो क्या है हमारे पास 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. जब हम सिंपली बोल सकते हैं 10⁻³ पिकोमीटर टू 10⁻6 पिकोमीटर, क्योंकि जो 10⁻6 पिकोमीटर है वो सस्पेंशन पार्टिकल्स का साइज है. 10⁻³ पिकोमीटर जो है वो ट्रू पार्टिकल का साइज है. तो इसके बीच में जो हमारे पास साइज लाई करेगा वो किसका होगा? कोलाइड्स का होगा. सो कोलाइड्स आर नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस. ये टोटली हमारे पास क्या है? सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट देयर क्लासिफिकेशन. एंड ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कोलाइड्स का वो किसने दिया था? थॉमस ग्राम ने. व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? थॉमस ग्राम्स.
उसने जब ग्लू जेलेटिन इनको डिस्कस किया तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज पाई इसकी। तो ग्लू जेलेटिन वगैरह हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी को कंसिडर करके उसने इसको इन्वेंट किया, इसका एक अलग नाम दिया, दैट आर द कोलाइड्स। नाउ देयर क्लासिफिकेशन, फर्स्टली क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द फिजिकल स्टेट। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जर मीडियम। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, तब हम बात करते हैं वहां पे दो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज सॉल्वेंट और हम बात करते हैं सल्यूट की। ये तो आप सब जानते ही हैं कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सोल्यूशन में जो चीज लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होती है दैट टर्म्स एज सल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में होती है दैट इज सॉल्वेंट। मीन जिसमें हम किसी चीज को कम मात्रा में डिजोल्व कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट। जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं, जो जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो हमारे पास होता है सल्यूट। क्लियर? ये तो है सोल्यूशन के केस में। अब कोलाइडल के केस में हम सॉल्वेंट और सल्यूट को एक न्यू टर्म के साथ जो है वो लिखते हैं, वो हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? हम इसको कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस इज जस्ट लाइक अ सल्यूट इन सोल्यूशन, मीन्स इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल प्रोपोर्शंस एंड जस्ट लाइक अ सल्यूट इन द सोल्यूशन। क्लियर? कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो हम लेसर अमाउंट वाले को सल्यूट बोलेंगे, और अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो हम लेसर अमाउंट वाले को क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस। क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्स्ड फेस। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्पर्जन मीडियम। सो इट इज जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट दैट इज इन एक्सेस, मीन्स इट जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। जैसे कि हम सोल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट वाली जो एक्सेस अमाउंट में होती है चीज उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो इन केस ऑफ कोलाइड्स इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द dispersion medium. So these are the two new things, dispersed phase and dispersion medium. ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल स्टेट के ऊपर है। क्लियर? नाउ अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो कोलाइड्स की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सो दस कोलाइड्स में बी डिफाइंड एज अ heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in water substance known as the dispersion medium. just simply इसको हम कह सकते हैं it is a heterogeneous system in which one substance is dispersed in other dispersion medium, in other medium that is in dispersion medium. Clear? This is a definition of colloids according to their physical state. अगर आपको पेपर में कोलाइड्स की डेफिनेशन आती है तो जो मैंने आपको पहले डिस्कस करवाई ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर? इसके साइज के अकॉर्डिंग ये हेटेरोजेनियस सिस्टम है उसको बना के भी आप लिख सकते हो, और आप ये वाली डेफिनेशन भी है जो वो लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द एफिनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिनिटी? दैट इज द अट्रैक्शन, या इसको हम कह सकते हैं लव। क्लियर? दैट मीन्स अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन पढ़ेंगे, किसका, एफिनिटी पढ़ेंगे किसकी, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। Clear? So it is common that colloidal solutions of certain substances like starch and glue are readily formed, while those of gold and silver are difficult to prepare. Clear? This is because of the affinity between the two phases. That is, two phases कौन से, dispersed phase and dispersion medium. So according to the colloids, that colloids द क्लासिफिकेशन इसकी हम करेंगे, मीन्स कि हमारे पास क्या है, कुछ है कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं वो बड़ी इजीली फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि ग्लू जेलेटिन वगैरह का। क्लियर? लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जैसे गोल्ड है उसका भी सोल है, बाकी भी जो हैवी मेटल्स हैं उनके सोल तो बनते ही हैं, सिल्वर का सोल भी बनता है, लेकिन उनको वाटर के साथ बनाना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। क्लियर? तो वो डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि उनमें अगर उसको हम सल्यूट माने, अगर उसको हम डिस्पर्स्ड फेस माने, तो उनका डिस्पर्जन मीडियम के साथ एफिनिटी ही नहीं है, अट्रैक्शन ही नहीं है, लव नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इंटरेक्टेड विद ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्टेड ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर वो दो डिफरेंट फेसेस आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका कोलाइडल सोल जो है वो नहीं बन पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई। वो क्लासिफिकेशन क्या है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। व्हाट आर दिस? लायोफिलिक आपने 10th क्लास में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट पढ़े हैं, वाटर लविंग, वाटर हीटिंग। अब सिमिलरली इन केस ऑफ कोलाइड्स हमारे पास आ गया लायोफिलिक एंड लायोफोबिक।
Clear? So firstly we will do lyophilic. These colloids and these colloidal solutions in which particles of the dispersed phase have a great attraction, have a great love and have a great affinity for the dispersion medium are called lyophilic colloids. इसमें एग्जाम्पल दी इन्होंने ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च. मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी सीमेंट की, क्योंकि मैं आपको वो दूंगी एग्जाम्पल जो आप नेचुरल देखते हो. अगर आप सीमेंट को वाटर में ऐड कर रहे हो तो आप देखते हो कि वहां पे उसका वो बिल्कुल से पकड़ जमा लेता है. क्लियर? वो बिल्कुल सेट हो जाता है. इट गेट बी सेटल डाउन. वो सेट हो जाता है बिल्कुल इस तरह से. क्लियर? तो अगर वो सेट होगा मीन्स इनमें आपस में क्या है, इंटरेक्शन है. दे हैविंग एफिनिटी फॉर ईच अदर. सो इनकी जो इन्फिनिटी है वो एक तरह से सोल की फॉर्मेशन कर रही है. क्लियर? अगर हम बात करें सीमेंट के साथ, सीमेंट को छोड़ के यहाँ पे सैंड की, सैंड प्लस वाटर, तो आप इसको चाहे जितनी मर्जी देर रख छोड़ो उसमें कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज दे हैव नॉट एफिनिटी फॉर ईच अदर. उनमें आपस में क्या है, एफिनिटी ही नहीं है. क्लियर? सो ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट प्ले करेगा. क्लियर? और ये मैं आपको सिंपल रफली एग्जांपल दे रही हूँ. आपको एग्जांपल्स ग्लू और जेलेटिन की लिखनी है. मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. क्लियर? अगर आपको सैंड और वाटर की एग्जांपल दे रही हूँ तो मीन्स वो कौन सा पार्ट हो जाएगा फिर, हाइड्रोफोबिक. सो अगेन लायोफिलिक में आप क्या करोगे कि पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के, दे हैविंग अ ग्रेट इंट्रैक्शन विथ ईच अदर. उनमें आपस में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होएगी. मीन्स आपस में उनमें इन्फिनिटी है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो कोलाइडल सोल इजीली फॉर्म करेंगे इन बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. वो इजीली फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द लायोफोबिक. अब इसमें क्या होगा कि जो बोथ फेजेस हैं उनमें इन्फिनिटी नहीं होगी. दे हैव नॉट इन्फिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेटल्स होगी, गोल्ड, सिल्वर, या ये हमारे पास Fe आयरन हाइड्रोक्साइड जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसके सोल्स हो गए. तो इनमें हमारे पास क्या है, इनके पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रैक्शन तो है नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने फिर भी इसका सोल बनाना है तो हम क्या करेंगे. सो वी एडेड स्टेबलाइजर्स हियर. सो व्हाट आर दीज? मीन्स एक ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछली बार हाइड्रोफोबिक की एग्जांपल दी सैंड और वाटर की. अब सैंड और वाटर जो है वो हाइड्रोफोबिक, या आप सिंपली कह लो कि लायोफोबिक पार्ट प्ले करते हैं. लेकिन अगर मैं इसमें एक ऐसा सब्सटेंस दैट इज अ सीमेंट ऐड कर दूं तो तीनों की पकड़ हो जाएगी आपस में. क्लियर? जब हम जो है वो ब्रिक्स के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये तीनों की तीनों ही लगते हैं ना आपस में मिक्स होके, तो उसके ऊपर उसकी पकड़ हो जाती है. मीन्स सीमेंट जो है वो यहाँ पे एक एक्टिवेटर का, एक स्टेबलाइजर का रोल प्ले कर रहा है. क्लियर? इन दोनों के केस में जो सीमेंट है यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्टिवेटर कह लो आप इसको, चाहे इसको आप स्टेबलाइजर कह लो. मीन्स जो हाइड्रोफोबिक है, जो लायोफोबिक है, इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है. लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोफिलिक हमें कोई भी स्टेबलाइजर ऐड करना नहीं पड़ता. क्लियर? नाउ अब जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस हम करेंगे. और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट तो पहले मैंने आपको बताई चुकी हूँ कि इसकी मोड ऑफ सिंथेसिस जो लायोफिलिक है, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग. जैसे कि हमने सिंपली किया कि आप लोग जो है इसको सिंपल डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करके आप लोग जो है इसको बना सकते हो. बट लायोफोबिक जो है वो स्पेशल मेथड से बनता है. क्यों बनता है स्पेशल मेथड से? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या नहीं है, इसके अंदर एफिनिटी नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है. दे हैविंग नॉट लव फॉर ईच अदर. मीन्स ईच अदर मीन्स किसका, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस का आपस में इंट्रैक्शन नहीं है. अगर हमने इंट्रैक्शन को बनाना है, इंट्रैक्शन के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म करना है, तो हमें उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई ना कोई स्टेबलाइजर ऐड करना पड़ेगा. तो जब इसमें हम स्टेबलाइजर को ऐड करेंगे तो हमें इसे स्पेशल मेथड से ही बनाना पड़ेगा. क्लियर? सो दीज आर नाउ रिवर्सिबल इन नेचर and these are irreversible in nature. They are self-stabilized and they are unstable and there is a need of stabilizers. ये हम पहले ही कर चुके हैं कि ये खुद ही स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन इसको स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है. They do not show the Tyndall effect. Tyndall effect हमें पता है, हमने 10th में +1 में इसको डिस्कस किया है. But they do not show the Tyndall effect.
नाउ द पार्टिकल्स आर नॉट इजिली विजिबल इवन अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से इजिली डिटेक्टेड नहीं हो पाते, बट द पार्टिकल्स आर इजिली डिटेक्टेड। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इजिली डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और भी आपकी बुक्स में डिफरेंसेस होंगे इसके, जो आपको इजी लगे वो आपने इसमें से पिक आउट कर लेना है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कोलाइड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मीसल फॉर्मेशन एंड द एक्शन ऑफ द सॉप। ये आप खुद करोगे क्योंकि 10th क्लास में आपने एक्शन ऑफ सॉप जो है वो किया हुआ है। क्लियर?